सुप्रभात बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 11th का एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार सवाल आता ही आता है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करें हम लोग इंटर एटॉमिक्स या सॉलिड में बात करें तो सबसे पहले जो सॉलिड होते हैं हमारे पास वो क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे। तो अगर आपने लेक्चर्स वगैरह याद रखे हो तो यहाँ पर क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है और सारे क्रिस्टल्स जो है स्प्रिंग के या क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो स्प्रिंग के फॉर्म में होते हैं। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि हमारे पास आर नॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती है। अगर आप इस सेपरेशंस को या आर नॉट इज सेपरेशन या आर इज सेपरेशन विद इन द पार्टिकल्स, अगर आप इस सेपरेशंस को इंक्रीज करते हैं तो इस वाले पोजीशन में आएगा जिसमें आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा हो जाए। तो इस टाइम पे फोर्सेस जो रहेंगे हमारे पास वो अट्रैक्टिव रहेंगे, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेंडेंसी होगा कि वो अपने पुराने पोजीशन पे वापस आए। अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो इसमें जो टेंडेंसी होगा पार्टिकल का अगेन वो दूसरे दूर जाने का टेंडेंसी रहेगा। तो यहाँ पे जो फोर्सेस रहेंगे सेकंड वाले पार्ट में वो रिपल्सिव रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग स्ट्रेस पे। तो हमारे लिए स्ट्रेस क्या है बेटा? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अपने पुराने शेप पे वापस आने का टेंडेंसी रखेगा। मतलब क्या है, जो भी डिफॉर्मिंग फोर्सेस लग रहे होंगे, सपोज यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स एफ लग रहा, इसको रिस्टोर करना चाहेगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अब जरा समझें इसी बात पे कि एरिया किस किस तरीके का लिया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे जो पहला कंडीशन है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पर देखें तो एरिया वेक्टर फोर्स के पैरेलल है। या क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जो फोर्स है अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, अभी एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया वेक्टर बेसिकली पैरेलल है हमारे पास। ठीक है, जो अगर हम लोग बात करें शेयर स्ट्रेन में तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसा है, वो हमारे पास सरफेस के पैरेलल लग रहा है। यानी कि अगर एरिया वेक्टर लिया जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर शेयर स्ट्रेस की बात करें, एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, पेजेस को अगर आप टर्न करें तो शेयर फोर्स लगा रहे होते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे जो फोर्स लग रहा है वो लेटरल एरिया पे लग रहा होता है, पैरेलल टू द सरफेस लग रहा होता है। तो शेयर स्ट्रेस को हम लोग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पैरेलल बोल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अगर हम लोग बात की जाए तो बेसिकली ये प्रेशर ही है, तो जिसका टेंडेंसी क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही है हमारे पास। स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन हमारे पास तीन प्रकार के होंगे। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल में आ जाए बेटा तो लॉन्गिट्यूडनल में दो पार्ट हो जाएंगे, टेंसाइल हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा। सभी के लिए या दोनों के लिए देखा जाए तो दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर आ गया। अगर हम लोग शेयर स्ट्रेन में बात करें तो शेयर स्ट्रेन यहाँ पर देखे बेटा तो ये हमारे पास थीटा है, लेट्स से यहाँ से यहाँ तक मटेरियल शिफ्ट कर गया है x और ये है l, तो आप tan थीटा को लिख सकते हैं या थीटा को लिख सकते हैं x by l के बराबर। तो वो आ गया हमारे पास x by l या डेल्टा l by l। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें यहाँ पे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेल्टा v by v के बराबर आ गया ये। फिर आता है हमारे पास हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ तब तक वैलिड है जब तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये कब होता है? जब स्ट्रेन की वैल्यू बहुत बहुत कम हो, लगभग 1% से कम हो। तो फॉर वेरी स्मॉल स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसी को हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट या हुक्स लॉ भी यहाँ पर बोल दिए। तो इलास्टिक कांस्टेंट तीन प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा यंग्स मॉडुलस जो कि लॉन्गिट्यूडनल के केसेस में याद आएंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर। आप चाहो तो फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। शेयर मॉडुलस, तो शेयर मॉडुलस के हम लोग बात करें शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस क्या है हमारे पास? फोर्स पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया, और शेयर स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाय एल। वॉल्यूमेट्रिक या बल्क मॉडुलस के लिए बात करें तो प्रेशर डिवाइडेड बाय या चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? वो बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है। बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस हमारे लिए तीनों के लिए वैलिड होता है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, लेकिन यंग्स मॉडुलस सिर्फ सॉलिड के लिए वैलिड होता है। बल्क मॉडुलस अगर सॉलिड की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर गैस का होता है। बल्क मॉडुलस इन्फिनिटी होता है इन केस अगर हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए? परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब जब ये बात चली है तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो चलिए उस केसेस को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बल्क मॉडुलस अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है। अब देखो जरा, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर बोला जाए तो पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया हमारे पास। यहाँ पे आप डेल्टा पी बाई पी या इज प्लस डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0 लिख दें। अब यहाँ पे बल्क मॉडुलस देखें तो बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है बेटा? माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर? प्रेशर के बराबर आ जाएगा। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर। अगर हम लोग बात करें आइसो कोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक के लिए बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा बेटा? आइसोकोरिक के लिए वो हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। बट अगर आइसोबारिक बात करें, आइसोबारिक
आइसोबारिक, तो वो हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा पी 0 हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक अगर बल्क मॉडुलस की लिखें, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, पीवी का पावर गामा इज कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे पहले बल्क मॉडुलस निकालने से पहले डेल्टा पी बाई पी प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप बल्क मॉडुलस निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास गामा टाइम्स पी के बराबर। तो ये 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो आपको याद रहने चाहिए। फॉर्मूला बुक में अगर ये छूट गया है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या, हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व। ये हमारे लिए थोड़े सवाल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इस बात को समझते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व अगर बात किया जाए, अभी अभी बात किया था, तो हुक्स लॉ कब तक वैलिड था, जब तक 1% से कम चीजें बात हो। अगर पूरा का पूरा इलास्टिक रीजन बात किया जाए तो वहां पर जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। अब इस रीजन की बात की जाए, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इलास्टिक बिहेवियर है, बट जैसे ही ये इलास्टिक पॉइंट के आगे चला गया तो इस साइड प्लास्टिक बिहेवियर होता है, मतलब क्या, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आइए अगर हम लोग बात करें 0 से लेकर a तक, तो 0 से a जो पॉइंट है हमारे पास, ये रीजन 0 से a का रीजन, इस पॉइंट में क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होते हैं। इस पॉइंट में आप हुक्स लॉ को वैलिड करते हैं, मतलब क्या कि अगर आपने स्ट्रेस हटा दिया तो स्ट्रेन खुद ब खुद तुरंत ही 0 हो जाएगा। बट अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट पे बात करें तो ये वो पॉइंट होता है जब आप स्ट्रेस हटाते हैं तो धीरे 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 स्ट्रेन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बी से लेकर आप अदर पॉइंट पे जाए तो प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ प्लास्टिक इलास्टिक रीजन है, तो अगर सिर्फ इलास्टिक रीजन है मतलब कर्व हमारा कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, तो ये ब्रिटल मटेरियल का कैटेगरी होता है। अगर इलास्टिक है और प्लास्टिक भी है तो ये हमारे पास डक्टाइल मटेरियल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ अगर बोला जाए तो अभी अभी बात किया, स्लोप ऑफ ग्राफ ओ से ए तक ही आप दे सकते हैं, इसके लिए यंग्स मॉडुलस ही वैलिड होता है। लार्ज अगर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब जो हमारा मटेरियल है वो ज्यादा इलास्टिक है। यंग्स मॉडुलस जो है हमारे पास अभी अभी बात किया था सिर्फ सॉलिड एंड के लिए डिफाइंड है, लिक्विड गैस के लिए डिफाइंड नहीं है। यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इंफिनिटी के बराबर होता है। आइए अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बात करें कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास इलास्टिसिटी डिक्रीज होगा। इसका कहने का क्या मतलब है कि मटेरियल इजी टू इलोंगेट करना हो गया। तो जैसे ही इजी टू इलोंगेट करना हो गया मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इसका इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट सिर्फ इन बार एक ऐसा मटेरियल है जो कि चेंज रह जाता है टेम्परेचर चेंज के मुकाबले में। इंप्योरिटीज की बात करें तो इंप्योरिटीज को अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या हो सकता है, इलास्टिसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का यूज किया गया या किस टाइप का इंप्योरिटी है। एनेलिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि फर्नेस में होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करके ग्रेजुअल कूलिंग है, धीरे धीरे कूलिंग है। तो जैसे जैसे ग्रेजुअल कूलिंग होता है तो उसके कारण जो हमारे ग्रेन्स फॉर्म होते हैं वो लार्ज क्रिस्टल के ग्रेन होते हैं, जिसके कारण इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाता है। वहीं अगर हैमरिंग एंड रोलिंग किया जाए तो इसमें ग्रेन्स टूट जाकर छोटे छोटे ग्रेन्स बना देते हैं, जिसके कारण इलास्टिसिटी हमारे क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। फिर आते हैं यंग्स मॉडुलस पे। यंग्स मॉडुलस अगर हम लोग देखें तो वो किसके बराबर था, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया बाई एल बाई एल के बराबर। तो अगर एरिया को आप लिखना चाहें तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो एम जी है। वैसे ये मासलेस था। अगर ड्यू टू ओन वेट्स है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है, तो हमारे लिए रॉड का जो लेंथ बना वो L/2 हो गया, और यहाँ पर mg रख दिया। तो अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो mg L की जगह पे क्या हो गया, L/2। ठीक है, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। अगर आप चाहें m को तो डेंसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, तो आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी इंटू जी इंटू एल स्क्वायर बाई 2y के बराबर। फिर आते हैं थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेंथ। तो अगर हम लोग हमारा मटेरियल फ्री टू एक्सपैंड है तो उस केस में जो थर्मल स्ट्रेंथ होगा डेल्टा एल बाई एल वो अल्फा डेल्टा टी के बराबर होगा। और इसी से मतलब निकला कि इस टाइम पे अगर ये फ्री टू एक्सपैंड है तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। बट अगर आपने जो मटेरियल है उसको आपने एक्सपैंड करने से रोक दिया है तो इस रोकने के कारण यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होगा, और थर्मल स्ट्रेस जो है वो हमारे पास हो जाएगा यंग्स मॉडुलस टाइम्स थर्मल स्ट्रेन के बराबर, विच इज इक्वल टू गामा अल्फा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए इसके बाद अगर हम लोग बात करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो होता है हमारे पास फोर्स इनटू इलोंगेशन के बराबर, फोर्स इनटू डेल्टा एक्स के बराबर। अब टोटल वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट ने करा है वो फोर्स इनटू एक्स के बराबर होता है, हाफ इसमें स्टोर हुआ, तो हाफ कितना हुआ, हीट लॉस हो गया, तो हीट लॉस कितना हो गया, हाफ एफ इंटू डेल्टा एल के बराबर। अगर हम लोग बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये याद रखना पोटेंशियल एनर्जी है
पर यूनिट वॉल्यूम। सेम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो आप स्ट्रेन को या स्ट्रेस को लिख सकते हैं, स्ट्रेस को लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन के लिए लिख सकते हैं, यानी कि यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना है तो स्ट्रेन को रिप्लेस कर दीजिए आप स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेस का स्क्वायर बाई 2y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कुछ केस की बात करते हैं, तो ये सब केसेस हैं। तो केस नंबर 1 लेट्स से हम लोग चलते हैं, फिर केस नंबर 2 पे आ जाएंगे, उसके बाद केस नंबर 3 पे आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग केस नंबर 3 पे आने के बाद चलो 4 पे आ जाएंगे, एंड उसके बाद हिस्टैरिसीस पे आएंगे, फिर बेंडिंग ऑफ बीम पे। चलिए, तो केस नंबर 1 पे आते हैं। अगर हमारे पास सवाल बोला गया, अगर एक लेंथ ऑफ द मटेरियल L1 दिया है और L2 दिया है, जब उस पर टेंशन T1 T2 दिया गया है, तो आप उसका नेचुरल लेंथ बताइए। याद करो बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं किस हिसाब से, तो इसको आप लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डेल्टा x के बराबर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू K क्या है हमारे पास, मटेरियल कांस्टेंट, जिसको आप AY बाई एल भी लिख सकते हैं। तो अब फोर्स डेल्टा L को यहाँ पे निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तो F1 या T1 जो फोर्स था उस टाइम पे आया हमारे पास K टाइम्स ऑफ L1 माइनस L नॉट के बराबर। सिमिलरली T2 के लिए भी, अब दोनों को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा L निकल आएगा। L का एक्सप्रेशन क्या है, याद रखना चाहिए आपको, L1 T2 माइनस T1 L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 के बराबर। केस नंबर 2 पे आते हैं। अब अभी बताया था बेटा कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर दिया हो तो स्लोप यंग्स मॉडुलस बताता है। तो जरा समझे, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेस बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस बोल रहा हूँ और स्ट्रेन बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो दो लाइंस ड्रॉ कर दिए गए। अब जरा समझो कि किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो अगर आप याद करें तो यहाँ पर इसको 2 दे देते हैं, तो थीटा 2 की वैल्यू दिख रहा है मुझे थीटा 1 के बराबर, इसका से ज्यादा, इसका मतलब E2 की वैल्यू E1 से ज्यादा है। अब जरा समझे कि अभी जो एंगल लिया है आपने किधर से, स्ट्रेन से लिया है ना बेटा, स्ट्रेन से लिया गया है। अब जरा समझे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब E2 ये है हमारे पास, E2 की वैल्यू ज्यादा है तो T1 क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा हमारा, लेस हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे T2 इज लेस देन T1 के बराबर। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया वो स्ट्रेन के लिए दिया गया, तो जरा समझे, इसके लिए यंग्स मॉडुलस E1 हो गया और इसके लिए यंग्स मॉडुलस E2 हो गया, E2 हो गया। ठीक है, तो अब इससे अगर आप निकालें, आपको क्या दिख रहा कि स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है E2 का स्लोप ज्यादा है, E2 का जो स्लोप है वो ज्यादा है E1 से, मतलब E2 या यंग्स मॉडुलस जो हमारा है वो 2 का ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इनवर्स हो गया, तो T2 की वैल्यू लेस हो जाएगी T1 से, तो T1 ग्रेटर टेम्परेचर का है, T2 कम टेम्परेचर का है। ठीक है, चलिए इसके अगले पार्ट पे आते हैं। हमारे पास थर्ड केस जो था, उसके बाद लास्ट फोर्थ केस में आते हैं, तो थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या बोला है, एक वायर है जो कि लेंथ है L का, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ये सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ पे अपने को बताना क्या है कि इसका एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इट्स ओन वेट कितना हो जाएगा, ये बताना है। अब आइए बेटा जरा समझते हैं और इस बात को समझते हैं। तो हम लोग ने क्या करा, पहले x एलिमेंट पे देख लिया कि यहाँ पे फोर्स कितना है, और इस फोर्स के कारण जो इलोंगेशन dx हुआ होगा वो निकाल लिया। ठीक है, तो जिसके कारण हम लोग स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। स्ट्रेस निकाला आपने तो स्ट्रेस x के प्रोपोर्शनल आया, x इंटू डेंसिटी इंटू जी के बराबर। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड निकाला, वो कैसे निकाला बेटा, वही हमारे पास सेम जो पहले की तरह करते आए थे, स्ट्रेस का स्क्वायर, ये आप स्ट्रेस को यहाँ रख दें, स्ट्रेस का स्क्वायर बाई यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a इंटू dx के बराबर आ जाएगा। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप अपने फॉर्मूला बुक में जरूर रखें। तो ये आया एक्सप्रेशन हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड का ड्यू टू इट्स ओन वेट, वो आया डेंसिटी का स्क्वायर g का स्क्वायर AL क्यूब डिवाइडेड बाई 6 यंग्स मॉडुलस के बराबर। फिर से याद रखें, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर या इन द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट, वो आया हमारे पास b स्क्वायर g स्क्वायर a इंटू एल क्यूब बाई 6 यंग्स मॉडुलस के बराबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग इलास्टिक हिस्टैरिसीस में आते हैं। तो चलिए इलास्टिक हिस्टैरिसीस में बात करते हैं, इलास्टिक हिस्टैरिसीस में बात करते हैं। ठीक है, चलिए इलास्टिक हिस्टैरिसीस में, तो ये हिस्टैरिसीस पहले होता क्या है बेटा, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, मतलब जब आप मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे 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 वो अपने पुराने पोजीशन पे आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के बराबर। ठीक है, तो होता क्या है बेटा हमारे पास कि जब लोडिंग का कंडीशन हो, तो ए से बी का लोडिंग का कंडीशन है, तो यहाँ पर अगर आप देखें लोडिंग के कंडीशन, फिर ग्राफ अनलोड होना स्टार्ट हुआ, तो ए के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो स्ट्रेन हमारे पास कम था, बट बी से जब वो अनलोडिंग हो रहा था तो इस टाइम पे स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा थी फॉर सेम स्ट्रेस। मतलब क्या हुआ कि आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेन लैग करने लगा, तो लैगिंग ऑफ द स्ट्रेन बिहाइंड स्ट्रेस को हम लोगों ने क्या बोला, ये इलास्टिक हिस्टैरिसीस के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या लिखा, जो एरिया अंडर कर्व होगा वो बेटा क्या होगा हमारे पास, एनर्जी एब्जॉर्ब
कितना है। तो शॉक एब्जॉर्बर जो होता है हमारे पास बेसिकली वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कितना है। अब लास्ट केस हम लोग ई पे आते हैं, या सबसे लास्ट केस पे आते हैं कि अगर बेंडिंग ऑफ बीम है तो उस केस में डिप्रेशन कितना होगा। तो ये है हमारे पास डिप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसी से शेप ऑफ द बीम भी हम लोग निकालते हैं जो कि आई शेप का होना चाहिए। तो डिप्रेशन से ही वो शेप निकाला गया था जो कि आई शेप होना चाहिए था। तो इसका एक्सप्रेशन कितना है, mgl का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 यंग्स मॉडुलस बी डी क्यूब, वेयर बी इज विड्थ एंड डी इज डेप्थ। ठीक है, डी इज डेप्थ, तो डेप्थ की क्यूब के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये बात यहाँ से हमें पता चली। तो फिर से याद रखें, डिप्रेशन इज इक्वल टू mgl क्यूब डिवाइडेड बाई 4 यंग्स मॉडुलस बी डी क्यूब, डी इज डेप्थ, बी इज विड्थ के बराबर। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम लोग टॉर्शन वाले केसेस में। तो टॉर्शन के केसेस पे चलते हैं। आइए, तो हमारा पहला केस है ये, दूसरा केस है ये। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही कर लेंगे। तो ये थर्ड पे ले जाएंगे, ये फोर्थ पे ले जाएंगे एंड ये 5 पे ले जाएंगे। चलिए, तो हमारे पास चला है टॉर्शन ऑफ सिलेंडर या ट्विस्टिंग ऑफ वायर क्या है। अब जरा समझें, जब अगर किसी पेपर का बंडल हो, आपने इसको ट्विस्ट करा है, तो इसका एक पोर्शन जो कि पहले यहाँ पे था वो यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो ये क्रॉस सेक्शन में एक एंगल डेवलप हुआ है। तो जो लेंथ के अलॉन्ग एंगल डेवलप हुआ उसी को हम लोग ने क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया एंगल ऑफ शेयर। और जो क्रॉस सेक्शन या फेस में एंगल डेवलप हुआ होगा जिसको फाई से डिनोट किया, उसे आपने दे दिया एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एक रिलेशन आता है पहले कि लेंथ एंगल ऑफ ट्विस्ट शेयर एंगल रेडियस में क्या रिलेशन है। तो याद करो, जो ट्विस्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो थीटा इंटू आर, सॉरी एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटू आर इज इक्वल टू शेयर एंगल लेंथ के करस्पॉन्डिंग होता है एल इंटू थीटा। यहाँ से आप निकाल सकते हो हमारा रिलेशन। दूसरा आता है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा के बराबर, टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू फाई या एंगल ऑफ ट्विस्ट के बराबर। सी क्या है बेटा हमारे पास, तो सी है हमारे पास टॉर्सनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, पाई जी आर का पावर 4 बाई एल के बराबर। अब सी का प्रोपोर्शनलिटी अगर निकालना चाहे तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर 4 अपॉन एल के बराबर। वर्क डन अगर ट्विस्टिंग के लिए निकाला जाए तो हाफ सी पाई स्क्वायर के बराबर। कई बार पूछा जाता है आपसे हॉलो वायर और सॉलिड वायर में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर आप दोनों का रेशियो ले लीजिए तो आप निकाल सकते हैं, सेम लेंथ वगैरह दे दिया जाए तो r2 का पावर 4 माइनस r1 का पावर 4 बाई r का पावर 4। ठीक है, सॉलिड के लिए r की वैल्यू देखिए। अब अगर मास ऑफ द सिलेंडर हमारे पास बराबर हो जाए तो आप मास ऑफ द सिलेंडर के लिए लिख सकते हैं क्या, मास लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी। दूसरे के लिए लिख दिया जो हॉलो वाला है इसके लिए पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पर देखा r स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, r का पावर 4 इसी को लिख सकते हैं r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर के बराबर। ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से आपने r स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट कर दी। तो देखा कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब हॉलो सिलेंडर हमारा ग्रेटर इन टॉर्सनल स्ट्रेंथ शो करेगा। फिर है हमारे पास पॉइसन रेशियो के बारे में बात करना। पॉइसन रेशियो हमारे पास क्या है बेटा, पॉइसन रेशियो है हमारे पास लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल बाई लॉन्गिट्यूडनल। तो लेटरल स्ट्रेन हमारे पास कितना है बेटा, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर के बराबर लेटरल स्ट्रेन है। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है हमारे पास डेल्टा एल बाई एल है। जो पॉइसन रेशियो है हमारे पास बेटा वो किसके बराबर है, वो अगर देखा जाए थ्योरेटिकली ये वैल्यू -1 से लेकर 0.5 के बराबर होती है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो 0 से 0.5 के बराबर होती है जो अगर हमारे पास। ठीक है, चलो आते हैं आगे चलते हैं। अब इस कंडीशन में हमारे से बोला गया जो क्वेश्चन नंबर 4, चलो थर्ड पहले कर लेते हैं। यहाँ पर बोला जाएगा आपका टोटल इलोंगेशन बताइए। तो जरा समझो 3F का फोर्स अगर इधर लग रहा और इसको हम लोग दो मटेरियल में डिवाइड कर देते हैं तो 2F हमें यहाँ पर लगना चाहिए और 2F इधर भी लगना चाहिए। तो फोर्सेस हमारे पास बैलेंस हो गए। अब अगर आप देखो जरा ध्यान से तो ये मटेरियल का जो भी लेंथ है यहाँ पे 12/3 आ गया, 12/3 आ गया। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो 3F आया, यहाँ पे भी लगने वाला फोर्स 3F आया। और दूसरे के लिए अगर निकाले तो ये आया हमारे पास L/3 का लेंथ जिसके लिए यहाँ पे 2F एंड यहाँ पे 2F है। तो इन दोनों का नेट एलोंगेशन हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों का नेट एलोंगेशन लगा तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। फोर्थ वाले केस पे आए। फोर्थ वाला केस हमारे पास क्या बोलता है बेटा, तो फोर्थ वाला केस बोलता है किसी PQ पे बताना है आपको स्ट्रेस कितना होगा। इसका एरिया दिया है A, तो अगर ये थीटा दिया है बेटा हमारे पास तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो इस ट्रायंगल को देखो तो ये है हमारे पास A, ये है एरिया ऑफ PQ, ये है एरिया ऑफ PQ और ये है हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस या साइन थीटा अगर आप देखो तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो जिसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर साइन थीटा क्योंकि लिया था आपने एरिया ऑफ PQ। तो एरिया ऑफ PQ हमारे पास कितने के बराबर आ गया, एरिया ऑफ PQ हमारे पास आया A अपॉन कॉस थीटा के बराबर। चलो अब जरा समझो, अब यही फोर्स को आप यहाँ पर लेकर आए, यही फोर्स को आप यहाँ पर लेकर आए तो इसके फोर्स के दो
प्रोजेक्शंस आप लेना होगा आपको एक, ठीक है। ये फोर्स के 2 प्रोजेक्शन लेने होंगे, तो इसके प्रोजेक्शंस को आप ले लो। ये हमारे पास कितना एंगल आ जाएगा बेटा, तो इस एंगल को अगर आप देखें, इस एंगल को देखें तो ये किसके बराबर, कितने के बराबर आ जाएगा, ये कितने के बराबर, जरा डायग्राम को ठीक से बनाते हैं। तो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास थीटा, ये आया हमारे पास फोर्स, ये है 90, ये आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा अगर निकाला जाए तो एफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा के बराबर। तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना होगा आपको तो क्या लिखना होगा, एफ कॉस थीटा बाई एरिया, तो यही यहाँ पे लिखा गया एफ कॉस थीटा बाई एरिया विच इज ए अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको शेयर स्ट्रेस लेना होता तो आप लिखते हैं एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एरिया विच इज ए बाई कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास शेयर स्ट्रेस भी इसका निकल कर आ जाता। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, वहां पर स्टील वायर है एंड कॉपर वायर है, 2 अलग अलग वायर है, और जो लोड लगा है बेटा वो सेंटर पे नहीं लगा, सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे लगा, या बेसिकली बोला जाए स्टील वायर से डिस्टेंस x पे लगा है। जो कॉपर से डिस्टेंस होगा वो l माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस केस में एक अदर एक्सप्रेशन भी आ जाएगा हमारे पास, टॉर्क का इक्वेशन। उसको निकालने के लिए पहले क्या क्या प्रियर इक्वेशंस है वो जरा समझे। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ स्टील प्लस फोर्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट के बराबर, तो एक हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, तो डेल्टा एल फॉर स्टील शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल फॉर कॉपर के बराबर हो जाएगा। तो एक और काम यहाँ पर ये हो सकता है। अब डेल्टा एल वाला एक्सप्रेशन को जब आप पुट करेंगे, अब वहां पर देख लीजिए क्या क्या बातें हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर आप एक्सप्रेशन को हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो जरा समझो क्या क्या बातें हैं। डेल्टा एल फॉर स्टील की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा एल फॉर स्टील, डेल्टा एल का एक्सप्रेशन क्या होता है, अब याद करें। डेल्टा एल तो हमारे पास होता है फोर्स, पहले फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यंग्स मॉडुलस, और एल ये हो जाता है डेल्टा एल का एक्सप्रेशन। तो स्टील के लिए मान लो लिख रहे हैं तो हम लोग टेंशन इन द स्टील इनटू लेंथ, दोनों का सेम ही है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्टील इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील के बराबर। दैट शुड बी इक्वल टू हमारा दूसरा इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेंशन इन द कॉपर अपॉन एरिया ऑफ द कॉपर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द कॉपर। तो ये 2 इक्वेशन यहाँ पर है, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन जो अभी आपने निकाला, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा टॉर्क का, जो कि है हमारे पास टॉर्क का इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना आगे तो आपका इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। बस इतना ही काम है। आप यंग्स मॉडुलस वगैरह सबकी वैल्यूज रख लीजिए आराम से, आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए खुद ब खुद चीजें दिखने लगेंगी कि x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या सवाल बोला जरा समझे कि हमारे पास जो वायर है उसका टोटल लेंथ है, मतलब यहाँ पे भी एल है, मतलब एक साइड हमारे पास लेंथ एल है और दूसरा साइड भी लेंथ एल है, थीटा। अब बोला है कितना डिप्रेशन हो जाएगा अगर वेट डब्ल्यू या mg को हम लोगों ने हैंड कर दिया तब। तो सबसे पहले हमारे पास काम है कि ये जो चेंज इन लेंथ हुआ होगा c से b वो कैसे निकाला जाए। तो पाइथागोरस लगा दीजिए और c से b का लेंथ निकाल दिया, वहां से हमने चेंज इन लेंथ लगाया, तो चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन निकाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। जो कि एक्चुअल लेंथ है वो अंडर रूट वाले या पाइथागोरस से निकाल लिया। अब यहाँ से आपने स्ट्रेन निकाल लिया, स्ट्रेन निकालना जैसे ही हम लोगों ने तो वहां पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दिया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दिया हमारे पास बाइनोमियल या अप्रोक्सीमेशन। तो क्या था वो 1 प्लस एक्स का पावर n को आप लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, वहीं से हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, हमारे पास तो इस वायर में या नॉर्मल किसी भी वायर में देखें तो जो इलोंगेशन या फोर्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू स्ट्रेन व्हिच इज डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल को यहाँ रख दिया। अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पर थीटा है, तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा है, तो ट्वाइस टी 90 माइनस थीटा व्हिच इज sin थीटा cos ऑफ दैट शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से t का एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आ गया, और थीटा अगर बहुत छोटा है तो आप इसको लिख सकते हैं ट्वाइस t थीटा इज इक्वल टू mg। तो बेसिकली आपने टेंशन की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, टेंशन की वैल्यू आपने निकाल दी। अब टेंशन की वैल्यू आपने निकाली और पुट कर दिया हमारे एक्सप्रेशन में, जो टेंशन का एक्सप्रेशन था या फोर्स का एक्सप्रेशन था उसमें पुट कर दिया। थीटा की वैल्यू को आपने क्या रख दिया, थीटा की वैल्यू को अगर आप रखें तो वो x यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल आप लिख सकते हो, तो थीटा की वैल्यू एक्स बाई एल रखा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करा तो जो हमारे लिए फाइनल आंसर निकला वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज mg का पावर 3 डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया होल पावर 1/3 के बराबर,
ठीक है। कुछ और बातें हैं यहाँ पर जो हमें जाननी होती है, जैसे कि पूछा जाता है कि बताइए रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, क्वोशिएंट रेशियो क्या है। तो पहला एक्सप्रेशन को याद करें, दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1 या यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू कैपिटल वाई। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ कैपिटल वाई। सो टी इक्वल टू होता है हमारे पास 3 बल्क मॉडुलस इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 सिग्मा, 1 माइनस 2 सिग्मा। इसको याद करने का तरीका क्या है यार, तीन बॉल में 2 छक्के मारने हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है जो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको आप ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा है हमारे पास पॉइसन रेशियो, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं यार, 2 नहीं एक और 6 चाहिए, तो यहाँ से ये भी याद आ जाएगा, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन आया हमारे पास, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं हमारे पास 3 का स्क्वायर बेसिकली लिखना चाहें तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आया 3 का पावर 0 बाई बी प्लस 3 का पावर 1 बाई ईटा चाहो डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2 बाई यंग्स, ठीक है। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई बीटा इज प्लस 3 बटे यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट शुड बी इक्वल टू 9 बाई यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और लास्ट पार्ट अगर आप आए तो फोर्थ को हम लोग याद कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 3 बल्क मॉडुलस माइनस ट्वाइस ईटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ईटा प्लस 6 बल्क मॉडुलस के बराबर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे भी याद रख सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 एक्सप्रेशन है। एक और चीज है जो मुझे लग रही है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आपको पता होना चाहिए, दैट इज अरोटा का। तो इलास्टोमर्स अगर हो जाए तो इलास्टोमर्स के लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कर्व वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसका कोई भी ना तो प्लास्टिक रीजन होता है और ना ही ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारे पास सॉलिड का चैप्टर। सारे फॉर्मूलास को पढ़ लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को भेज सकते हो या अपने दोस्तों वगैरह को भी रेफर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।